हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में वो है यूनिट 3 चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 39 जो है फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड। उम्मीद है आपने फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड सारे जो थ्योरीज होती है इंपॉर्टेंट वो सीख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। यदि नहीं तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप इससे रिलेटेड जो थ्योरी है लेसन में वो ज़रूर पढ़ें ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा सारी डाउट्स सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने की। तो आइए मैं सीधे आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। आप अगर बुक है सामने तो आप बुक को जरूर रखें। सोनल के पास बिट्टू लिमिटेड के 20 रुपए वाले 50 समतांश थे जो 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। उसमें 6 रुपए आवेदन पर 6 रुपए आवंटन पर दिए, किंतु प्रथम याचना के 5 रुपए और अंतिम याचना के 5 रुपए का भुगतान नहीं कर सका। उसके अंशों का हरण कर लिया गया। अंश हरण की जनरल प्रविष्टियां लिखिए। यहाँ मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे पहले हिंदी में समझा दूं कि ये जो सिचुएशन दी गई है हमें, ये सिचुएशन ऐसी है कि जो अंश थे वो 20 रुपए वाले थे, मतलब कि एक अंश की कीमत 20 रुपए थी। 50 ऐसे अंश थे। किसके पास थे ये अंश? सोनल के पास थे। और किस कंपनी के अंश थे? बिट्टू लिमिटेड के अंश थे। ये बात याद रखिएगा। मतलब इन द बुक्स ऑफ बिट्टू लिमिटेड हम ये सॉल्व करने वाले हैं। और 10% प्रीमियम दे रखा है। इट मीन्स 20 रुपए पर 10% प्रीमियम भी ऐड होगा जो कि हो जाता है 2 रुपए। तो 20 और 2 22 रुपए होता है एक शेयर की वैल्यू। लेकिन उसमें से 6 रुपए आवेदन पर, किस में से? 20 और 2 22 रुपए में से। याद रखिएगा 20 में से नहीं 22 में से हम बात कर रहे हैं। 6 रुपए आवेदन पर 6 रुपए आवंटन पर, और जो बच गया है 10 रुपए, 6 और 6 12, अभी 10 बचे हुए हैं। उन 10 में से प्रथम याचना पर 5 रुपए और अंतिम याचना पर 5 रुपए। लेकिन आवंटन तक तो उसने भुगतान किया और यहां दिया हुआ है कि 5 रुपए प्रथम याचना के और अंतिम याचना के 5 रुपए का भुगतान नहीं कर सका। इट मीन्स उसने आवेदन के पैसे दे दिए। किसने? सोनल ने। आवंटन के भी पैसे दे दिए सोनल ने टाइम पर। लेकिन सोनल ने कॉल का मतलब याचना के जो पैसे थे वो नहीं दिया। इस वजह से उसके अंशों का हरण कर लिया गया। और एक बात जो आप ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों में कि हमें कौन से जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करने को कह रहा है। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है अंश हरण की जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। मतलब आपको सिर्फ हरण की प्रविष्टि करनी है, निर्गमन की नहीं करनी। शेयर इशू कैसे हुए और कब अलॉटमेंट हुआ, कब एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ये सब एंट्रीज आपको नहीं करनी। डायरेक्टली कौन सा एंट्री करना है? हरण का, फॉरफिटेड शेयर का एंट्री करना है। वैसे भी ये छोटे से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप देख पा रहे हैं 2019 में ये प्रश्न आया हुआ था। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप यकीन मानिए आपके इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न डेफिनेटली दिखेगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख लें। ये आपको 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की ओर बढ़ें। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें इंग्लिश में क्लियर कर दूं। 50 रुपीज़ के 50 इक्विटी शेयर्स हैं, 20 रुपीज़ ईच के हैं। बिट्टू लिमिटेड के लिए हम ये एंट्रीज करने वाले हैं। 10% इस पर प्रीमियम है, विच मीन्स कि एक शेयर अब 22 रुपीज़ का होगा। एंड 6 रुपीज़ 22 out of 22, 6 rupees have received on applications and 6 rupees on allotment, but could not pay the first call। मतलब फर्स्ट कॉल के 5 रुपए नहीं दिया, सेकेंड कॉल के भी 5 रुपए नहीं दिए, 10 रुपए हमें नहीं मिले और 12 रुपए हमें मिले। तो यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जब हमें क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि जो ये 2 रुपए प्रीमियम है वो किस किस्त पर मिल रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर, कहाँ है वो 2 रुपए। टोटल तो 22 रुपए हो रहे हैं, 6 + 6 + 5 + 5, टोटल 22 रुपए मांगे जा रहे हैं। लेकिन इसमें से वो प्रीमियम के 2 रुपए कहाँ हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया। जब ऐसा हो कि क्वेश्चन में ना बताया गया हो कि वो 2 रुपए कहाँ पर हैं, तो आप हमेशा इसे अलॉटमेंट के साथ मानकर चलें कि वो 2 रुपए इस 6 रुपए में है। अलॉटमेंट के 6 रुपए में वो 2 रुपए हैं प्रीमियम के। प्रीमियम कहाँ पर है? अलॉटमेंट के साथ। आमतौर पर क्वेश्चन में दिया होता है कि कहाँ पर है, लेकिन नहीं दिया तो आप अलॉटमेंट के साथ मानिए।
अब अलॉटमेंट के साथ आपने माना तो हमें क्या समझ आ रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया है, एप्लीकेशन का पैसा भी मिल गया है, रिसीव हो गया है, अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव हो गया है, लेकिन क्या रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुआ, ये क्लियरली दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम ये मान लेते हैं कि ये सिचुएशन हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में दो सिचुएशंस आते हैं, या तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है या प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है ये कैसे पता चला, क्योंकि अलॉटमेंट रिसीव हो गया है और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था, तो प्रीमियम भी रिसीव हो गया है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा जहां अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब कि प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। तो हम जिस क्वेश्चन को करने वाले हैं वहां क्या सिचुएशन बन रहा है कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। क्योंकि जब हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो इसका सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप मान लीजिए कि प्रीमियम है ही नहीं, आप मान लीजिए कि प्रीमियम है ही नहीं और मेरे 20 रुपए के अंश 20 रुपए के ही हैं, तब आप सही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्वेश्चन को समझाने में मैंने लंबा टाइम दिया क्योंकि ये ज़रूरी था, नहीं तो आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ आप वीडियो छोड़कर भागने की कोशिश ना करें, आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डीपली आपके लिए ही समझाया। तो आइए हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए, इस सॉल्यूशन को जब मैं आपके सामने मैंने आपका टाइम बचाने के लिए सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे की गई हैं। देखिए, ऊपर से ध्यान दीजिए, मैं यूनिट 3 चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहा हूँ। अगर आप पुरानी बुक से देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो आप उसे मैच कर लें ठीक से। पेज नंबर 470 है यदि आप न्यू लेटेस्ट बुक यूज़ कर रहे हैं शिवलाल की। यदि आप कोई किसी और कंपनी की भी बुक यूज़ कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको क्वेश्चन रीड कराया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किसी भी स्पेशल बुक से नहीं आते, क्वेश्चन एक पैटर्न पर बनते हैं। तो ये आप सबके लिए काम का है, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं। आइए, सिचुएशन मैंने लिखा हुआ है, क्या सिचुएशन है ये, शेयर फॉरफिटेड विच वर इशूड एट प्रीमियम। हम ऐसे अंशों के हरण करने वाले हैं जो कि प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। और एक बात जो मैं बता दूं आपको कि यहाँ एक और सिचुएशन बन रहा है कि प्रीमियम जो है ना वो रिसीव हो गया है। प्रीमियम क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। ये सिचुएशन बन रही है, ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम जो है वो रिसीव हो गया है। तो ये फॉर्मेट आप पहले से जानते हैं। मैं एंट्री पर चलता हूँ। आप क्या करिएगा, आप याद रखें सिंपली, यदि आप ये जानते हैं कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है तो आप शेयर को फॉरफिचर भी कर लेंगे, फॉरफिटेड शेयर की एंट्री भी कर लेंगे। बिल्कुल अपोजिट होता है इशू, इसका अपोजिट क्या होता है, फॉरफिचर। तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो आपको याद होगा कि हर बार शेयर इशू करते टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, पैसे जमा होता है। और जब हम हरण करते हैं, मतलब शेयर जब फॉरफिटेड होते हैं, तब क्या किया जाता है, इसी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। आप ये याद कर लें, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब भी आप फॉरफिटेड शेयर की एंट्रीज करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया हर बार जब हमसे हरण की एंट्री करने को कहे। यहां वैल्यू कैसे पुट करेंगे आप, कैसे यहां पर संख्याएं चुनेंगे, कितने शेयर ऐसे हैं जिनका हरण किया जा रहा है, फॉरफिटेड शेयर कितने हैं वो देख लीजिए क्वेश्चन में। तो मैंने आपको अभी रीड कराया था 50 शेयर्स हैं जिनको हम हरण कर रहे हैं, तो यहाँ 50 लिख दिया हमने। इनटू किससे कर रहे हैं, 20 रुपीज़ से। क्यों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब प्रीमियम रिसीव हो गया हो, जब क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव हो गया हो, क्योंकि अलॉटमेंट रिसीव हो गया है, तब आप भूल जाइए कि प्रीमियम था, आप बस एक्चुअल वैल्यू लेकर चलिए, मतलब बुक वैल्यू, मार्क वैल्यू, आप जो भी कहें वो लेकर चलें। 20 रुपीज़ ईच का शेयर था तो 20 रुपीज़ ईच लेकर चलेंगे। यदि नहीं मिला होता प्रीमियम तो हम 22 लेकर चलते, मतलब हम प्रीमियम की भी एंट्री फिर करते। यहाँ हम प्रीमियम को छोड़ रहे हैं। कब ऐसा करते हैं कि प्रीमियम को नहीं लिखते, तब जबकि प्रीमियम रिसीव हो गया हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्रेडिट क्या करोगे आप,
याद करते जाइए क्योंकि ये हरण का पहला वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो से आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आइए, डेबिट मैंने बता दिया कि हर बार जब हरण होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें। वैल्यू क्या पुट करें, तो हमेशा अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो एक्चुअल वैल्यू आप रखें यहाँ पर, प्रीमियम को ना लिखें और जितने अंश हरण हो रहे हैं उतने लिखें। क्रेडिट क्या होगा, हर बार ये वाला अकाउंट क्रेडिट होगा ही जब आप हरण कर रहे हो। टू इक्विटी शेयर, यहाँ इक्विटी क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता इक्विटी या प्रेफरेंस, हम सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखते। ओके, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्विटी क्वेश्चन में दिया था इसलिए हमने इक्विटी लिखा। प्रेफरेंस दिया होता तो हम प्रेफरेंस लिखते, दोनों ही नहीं रहेगा तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल लिखेंगे, सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर लिखेंगे। ओके, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आपने लिखा, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, अंशहरण खाता। और फॉरफीचर अकाउंट में क्या जाता है, फॉरफिटेड मनी जाता है, हरण की गई राशि जाता है। इसके सामने अमाउंट कौन सी लिखते हैं, तो आप याद कर लें, जो अमाउंट रिसीव हो चुका है उसे यहां पर लिखा जाता है। तो शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने, 50, और कितने रुपए रिसीव हुए, तो क्वेश्चन में आप एक बार फिर से देख लोगे, हमें तो रिसीव हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखिए, 6 रुपीज एप्लीकेशन के रिसीव हुए, 6 रुपीज अलॉटमेंट के रिसीव हुए, टोटल कितने रिसीव हुए, 12। लेकिन हमने तो प्रीमियम छोड़ दिया है तो आपको 2 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा। हम तो प्रीमियम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हरण करते वक्त प्रीमियम को नहीं लिखते, ये नोट करके रखिए। तो हम 10 रुपीज़ ही वैल्यू लेंगे। क्यों 10 रुपीज़ लेंगे, हम 2 रुपये नहीं लेंगे क्योंकि हमने प्रीमियम नहीं लिखा। तो यहाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमेशा कौन सा अमाउंट आता है, आप याद रख लीजिए, जो अमाउंट रिसीव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या एंट्री होता है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब आप इस तरह से याद रखिए, जो भी अमाउंट अब तक रिसीव नहीं हो पाया है जिसकी वजह से हम अंशों का हरण कर रहे हैं वो यहाँ पर आता है। अगर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला होता तो हम अलॉटमेंट अकाउंट को भी यहाँ क्रेडिट करते। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट मिल चुका है तो वो यहाँ आ गया है फॉरफीचर के साथ, तो हमने अलग से नहीं लिखा। फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, क्वेश्चन में दे रखा है तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो गया। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट भी क्या हुआ, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये दोनों अमाउंट रिसीव नहीं हुए। मतलब आप ऐसे याद रखिए, जो अमाउंट रिसीव हुआ पहले वो लिखिए, फिर जो नहीं हुआ उसे बारी बारी से क्रेडिट कर दीजिए। आप जब इसको इंटू कर लोगे तो 20 और 50 को इंटू करके 1000 आता है। बहुत इजी वे में कर सकते हैं आप, 5 और 2 का इंटू कर लीजिए, 10 होता है, और 2 जीरो लगा दीजिए, 1000 हो जाता है। वैसे इसको करिए, 5 1 जा 5, 5 और 1 का गुना 5 और 2 जीरो लगा दीजिए। सेम यहाँ पर किया आपने, 5 पचे 25, 250, 5 पचे 25, 250। देखिए अमाउंट इक्वल है 1000 और इसको ऐड करेंगे तो 1000, टोटल क्या हो गया 1000। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक नंबर के लिए हम बाद में पछताते हैं क्योंकि उसकी वजह से परसेंटेज डाउन आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने में आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 मिनट लोगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। जो प्रैक्टिस के साथ जाते हैं वो 2-3 मिनट, मतलब आपको बस लिखने में जो टाइम लगने वाला है वही लगने वाला है, इतना इजी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में है हम ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसे सरल बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए इसलिए मैंने इसे थोड़े से संक्षिप्त में रखने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप अगर नहीं समझे हैं तो मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर बताइए कि मैं और क्या आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ या फिर कौन से क्वेश्चन आप सॉल्यूशन के रूप में चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।